तो भूकंप की परिभाषा तो लिख लिए होंगे, मैंने अभी बतला दिया है ना। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि जिनका थोड़े बहुत भी छूट गया हो ना वो अपना उसमें से कर ले। तो क्या मैंने बतलाया था, ठीक ना, शाब्दिक अर्थ तक तो सभी का हो गया था। उसके बाद भूकंप की परिभाषा जो थे उसे एक बार और मैं अगेन करवा देता हूँ, ठीक ना। तो सुनिए क्या बच्चे, हम एक मिनट, चलिए लिखिए फिर। तो हमारी पृथ्वी अनेक प्लेटों में विभाजित है जो सदैव गतिमान होते हैं। इन प्लेटों के बीच घर्षण के कारण भूकंप जन्म लेती है। हो गए। तो यहाँ तक तो लिखाए दिए गए थे। अब भूकंप से जुड़ी और भी कुछ बातें तो एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पृथ्वी की दो प्लेटें हैं। ये क्या है, हमारी पृथ्वी की प्लेटें हैं। तो ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। ये क्या है, हमारे पृथ्वी की प्लेट है। ये हमारी पृथ्वी की ये प्लेटें हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी, है ना। अब इन दोनों से क्या हो रहे हैं, ये दो ऐसे जा रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं, ऐसे गतिमान है। अब इन दोनों से क्या होगा बच्चे, इन दोनों में क्या हुए, किसी कारणवश यहाँ पे घर्षण हो गए। क्या हुए, घर्षण हो गए। घर्षण होने से ये जो क्षेत्र है, ये जो है, घर्षण होने से यहाँ पे क्या उत्पन्न होंगे, भूकंप उत्पन्न होंगे। तो भूकंप जिस बिंदु पे ये उत्पन्न होंगे, ठीक है, जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होगी, जहाँ भूकंप जन्म लेंगे, जहाँ कंपन होंगे, उसे हम लोग बोलेंगे उद्गम केंद्र। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उद्गम केंद्र। तो भूकंप जहाँ जन्म लेती है, भूकंप की जहाँ से उत्पत्ति होती है, या दो प्लेटें जहाँ टकराती है या घर्षण करती है, वो जो पॉइंट होते हैं, वो जो क्षेत्र होते हैं, उसे बोलते हैं उद्गम केंद्र। उसे क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र। तो ये तो नीचे में हुए हैं। ये अगर मैं प्लेट दिखलाऊं थोड़े से और मैं 3D में मैं इसे 3D में लेके जाऊं तो कुछ इस प्रकार से, और इधर से भी आएंगे तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। अब इधर से भी एक कुछ इस प्रकार की ये भी प्लेट रहेगी, और ये तो ये प्लेट ए है आपकी, ये प्लेट बी है। ये हो गया, मैंने कलर चेंज कर दिया। अब ये दोनों जो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जो घर्षण किए होंगे, है ना, इसके भी निचली पार्ट, इनके भी नीचे जो घर्षण किए, तो ये तो नीचे हो गए। अब इनके ऊपर, इसके ऊपर 90 डिग्री, इसके ऊपर 90 डिग्री समकोण पे, इसके ऊपर कहने का मतलब उद्गम केंद्र के 90 डिग्री पर, 90 डिग्री ऊपर जहां पे भूकंप का प्रभाव जाएगा, है ना, उसे बोलेंगे अधिकेंद्र। उसे क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। तो उद्गम से 90 डिग्री के, उद्गम केंद्र से 90 डिग्री जो ऊपर होंगे उसे बोलेंगे हम लोग अधिकेंद्र। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अधिकेंद्र, है ना, उसे बोलेंगे अधिकेंद्र। ठीक, तो क्या हो गया, उद्गम केंद्र के 90 डिग्री ऊपर जो होंगे, ठीक है ना, देखो ये उद्गम केंद्र है, क्लियर, इसके ऊपर 90 डिग्री ऊपर यहाँ पे जो प्रभाव हो, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, उस बिंदु को बोलेंगे हम लोग अधिकेंद्र। ये भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ये भी आते हैं उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र। तो उद्गम केंद्र क्या होते हैं, जहाँ पे दो प्लेटें टकराती है, घर्षण करती है, वो जो पॉइंट होते, वो जो क्षेत्र होते, उसे कहते हैं उद्गम क्षेत्र। उद्गम क्षेत्र से 90 डिग्री ऊपर, ठीक ना, मान लो उद्गम क्षेत्र यहाँ है, इससे 90 डिग्री ऊपर यहाँ, क्लियर, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, अधिकेंद्र। क्लियर हो गया, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र, क्लियर। जब भी प्लेटें क्या होंगे, घर्षण करेंगे, टकराएंगे, तो क्या होंगे, ऊर्जा उत्पन्न होंगे। जब भी प्लेट घर्षित होगी या टकराएगी तो उत्पन्न होंगे ऊर्जा।
जिसे हम लोग भूकंपीय ऊर्जा कहते हैं, जिस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं भूकंपीय ऊर्जा, ठीक है ना। या इसको मुख्य रूप से दो तरंग में हम लोग डिवाइड करते हैं। ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसे हम लोग दो तरंगों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी तरंग, तो P, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी तरंग, सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंग, तो S। क्लियर हो गए। तो एक हो गया आपके P प्राथमिक तरंग, S द्वितीयक तरंग। प्राथमिक तरंग उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो पहले आते हैं, भूमि पर पहले जो पहुंचते हैं जो तरंग वो P तरंग, और बाद में उसके बाद जो आती है वो S तरंग। क्लियर हो गया आपके। P तरंग पहले आते हैं, S तरंग बाद में आते हैं। तो P तरंग प्राथमिक तरंग प्राइमरी वेव, और S तरंग सेकेंडरी वेव द्वितीयक तरंग। क्लियर हो गए यहाँ तक, ठीक ना। ये क्लियर हो गए। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके, यहाँ से क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्लियर है। तो भूकंप की परिभाषा जहाँ पे कंप्लीट हुए थे उसके नीचे से कुछ पॉइंट लिख लेने हैं, उसके नीचे से कुछ पॉइंट बना के लिख लेने हैं। पहला पॉइंट क्या होंगे, तो पहला पॉइंट लिखने हैं, पहला पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट की जगह आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे हेडिंग बना लीजिए। पहला हेडिंग बना लीजिए उद्गम केंद्र, दूसरा पहला हेडिंग बना उद्गम केंद्र, ठीक। उद्गम केंद्र में लिखने हैं, उद्गम केंद्र में लिखने हैं भूकंप जिस केंद्र से उत्पन्न होती है, भूकंप जिस केंद्र से उत्पन्न होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप जिस केंद्र से उत्पन्न होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। दूसरा लिखेंगे अधिकेंद्र, दूसरा अधिकेंद्र, दूसरा क्या होना चाहिए, हेडिंग अधिकेंद्र। अधिकेंद्र में लिखना है उद्गम केंद्र के 90 डिग्री ऊपर, उद्गम केंद्र के 90 डिग्री ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के 90 डिग्री ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया दोनों, ठीक। अब क्या होते हैं, तरंग जब भी दो प्लेटें टकराती है तो कुछ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिसे भूकंपीय ऊर्जा कहते हैं, और कुछ तरंग के रूप में ये होते हैं जिसे प्राथमिक और द्वितीयक तरंग कहते हैं। तो तरंग भी होते हैं तो लिखने हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट बना के लिख लेना है, पॉइंट बना के लिख लेना है। क्या लिखना है, भूकंप के समय मुख्यतः दो तरंग उत्सर्जित होती है। भूकंप के समय मुख्यतः दो तरंगे उत्सर्जित होती है। पहला लिखने प्राथमिक तरंग, दूसरा द्वितीयक तरंग। प्राथमिक तरंग को P से हम लोग डिनोट करते हैं, तो प्राथमिक तरंग, दूसरा द्वितीयक तरंग। प्राथमिक तरंग द्वितीयक तरंग, जो पहले आया उसे प्राथमिक तरंग कहा गया, जो बाद में आया है उसे द्वितीयक तरंग कहा गया। क्लियर है यहाँ तक। तो जो पहले आए उसे प्राथमिक तरंग, जो बाद में आए उसे द्वितीयक तरंग। तो जो पहले आए थे उसे प्राथमिक तरंग, और जो बाद में आए उसे द्वितीयक तरंग। हो गए। प्राथमिक तरंग को P से हम लोग डिनोट करते हैं, द्वितीयक तरंग को S से। क्लियर हो गया आपके यहाँ तक, क्लियर हो गए। तो उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, भूकंपीय जो तरंग होते हैं वो भी क्लियर हो गए, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं भूकंप की जो तीव्रता होती है, ठीक ना, उसकी जो तीव्रता कहने का अर्थ है बच्चे कि उसकी जो कैपेसिटी कहना तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन मान लेते हैं कि कैपेसिटी जो होती है उनकी क्या क्षमता होती है, कितनी वो क्या करेंगे, विनाश करेंगे। इसके आकलन करने के लिए, उनके जो तीव्रता है उनके आकलन करने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ, ठीक, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक ना।
सिस्मोग्राफ नाम के यंत्र का उपयोग करते हैं, और जो मापने के लिए जो मापक होते हैं ना वो रिएक्टर स्केल होते हैं। तो दो चीज होते हैं, तीव्रता के लिए क्या होते हैं, एक तो होते हैं आपके सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ, और मापन जो स्केल होते हैं, ठीक, मापन जो स्केल होते हैं उसको कहते हैं रिएक्टर स्केल। जो मापन के लिए जो स्केल होते हैं वो रिएक्टर स्केल होते हैं, और जो यंत्र होते हैं वो सिस्मोग्राफ होते हैं। भूकंप की तीव्रता मापन के जो यंत्र होते हैं वो सिस्मोग्राफ होते हैं, और जो स्केल का उपयोग किया जाता है इनके मापन के लिए वो आपके रिएक्टर स्केल होते हैं। तो भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से, और उनकी तीव्रता के लिए कौन से स्केल होते हैं उपयोग, रिएक्टर स्केल। क्लियर है। तो भूकंप के लिए मुख्यतः दो प्रकार के एक ग्राफ होते हैं जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, कुछ इस प्रकार की होती है वो, है ना, और कुछ इस तरह के ग्राफ में वो बतलाएंगे कितने इंटेंसिटी होंगे, लेकिन इसका जो मेजर करेंगे कि कितने रिएक्टर में होंगे, ठीक ना, वो करेंगे आपके रिएक्टर स्केल। उसका जो मेजर प्रॉपर करेंगे वो कौन करेंगे, रिएक्टर स्केल। तो सिस्मोग्राफ मुख्य रूप से एक ग्राफ आपके बना के देते हैं भूकंप के लिए, और रिएक्टर स्केल एक मापन को देते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट बना के लिख लें, NOTE नोट में लिखिएगा, कहाँ लिखिएगा, NOTE नोट बना के लिखना है, नोट बना के लिखना है पहला पॉइंट, नोट में लिखना है पहला पॉइंट। तो नोट में क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है नोट में कि भूकंप की मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। दूसरा लिखना है भूकंप की तीव्रता, पहला हो गया भूकंप के मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, और दूसरा लिखना है भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर, ऐसे लिखना, रिएक्टर बोला हूँ, सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र में से निर्धारित किए जाते हैं। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से निर्धारित किए जाते हैं। हो गए आपका यंत्र सिस्मोग्राफ, ठीक ना, स्केल पूछा जाए, मापन पूछा जाए तो रिएक्टर स्केल। क्लियर हो गए। ये आपके हो गए भूकंप, ठीक है ना। आपने देखा ये सारे भूकंप हैं, तो जो स्थल पे आते हैं उसे भूकंप कहते हैं, स्थल पे जो कंपन आया उसे भूकंप कहते हैं। और यही भूकंप, ये जो तरंग और कंपन अगर समुद्र के अंदर आए ना तो उसे सुनामी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपके भूकंप क्लियर है। तो हम लोग सुनामी पे आते हैं। भूकंप क्लियर है, सारे लिख लिए होंगे, सारे हो गए। भूकंप क्लियर है, भूकंप क्लियर है, ठीक है भूकंप, ठीक है। इनसे हाँ, परिणाम भी हम लोग डिस्कस करते हैं, इनकी नुकसान परिणाम क्या होते हैं, बचने का उपाय, हाँ डिस्कस करते हैं। हाँ क्लियर है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। और सुनामी भी छोटे ही होते हैं, तो मैं सुनामी भी यहाँ पे डिस्कस, चलो खैर छोड़ो। और परिणाम दुष्परिणाम इनके क्या क्या होते हैं, नुकसान क्या क्या होते हैं, तो देखते हैं इनके, ठीक है ना। किनके नुकसान की हम लोग बात कर रहे हैं, भूकंप के नुकसान, भूकंप के नुकसान, है ना। भूकंप के नुकसान की हम लोग बात करते हैं, है ना। सभी का क्लियर है ना, इससे पहले क्लियर है, हाँ बीच में किसी कारण से रुक गए थे, क्लियर है, क्लियर है, यस क्लियर है।
चलो क्लियर है। बाकी भूकंप इनसे पहले सारे क्लियर है कि नुकसान हम लोग देखते हैं, नुकसान इसका दुष्परिणाम क्या होता है वो देखते हैं, इनके बचने का जो उपाय है वो देखते हैं। क्लियर है इनसे पहले सारे इनसे पहले क्लियर है। चलो देखो वो कुछ बच्चे सर वो कछुआ वाले कुछ नहीं है जी, है ना, वो मिथ हम लोग समझते हैं। कछुए वाले कॉन्सेप्ट समझने हैं तो ऐसे समझो कि जो भी थे हमारे जो पूर्वज थे, मैं इधर बात कर लूँ, कछुआ वाले वैसे कॉन्सेप्ट उतने उचित नहीं होते हैं, लेकिन तुम कह रहे हो तो थोड़े से मैं अच्छे से उसे परिभाषित करता हूँ। तो वो जो बोलते हैं इससे ये जो पृथ्वी है वो जो होते हैं ना कछुआ, है ना, कछुआ की तरह लग तो रहे ना, ये रहे मेरे ख्याल से लग रहे कछुए की तरह। और शायद ऐसे ही कुछ होते हैं कछुआ, लाइन कुछ ऐसी बनी रहती है कछुआ के ऊपर। खैर ऐसे ही कछुआ रहते हैं, जो कछुए वाले कॉन्सेप्ट लेके बैठे हैं। और तो मैं बतला दूं उनको, ये कछुए वाले कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है ना। और वैज्ञानिक युग है, विज्ञान की युग है अभी, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन ये जो पृथ्वी जो कछुए पे हैं, ऐसे जो कॉन्सेप्ट थे, एक कछुआ के ऊपर पृथ्वी है, ऐसे ये कॉन्सेप्ट वैसे मिथ हैं। लेकिन इसे मैं थोड़े से अच्छे से डिस्क्राइब कर दूं कि हाँ अगर ये सही है तो किस मायने में सही है, तो ये समझते हैं। और मुझे लगते रहते हैं कि हम लोग के जो ग्रंथ जो है ना, उन्हें की जो परिभाषा है ना, या उसे परिभाषित जो किए गए ना, वो ठीक से नहीं किए गए। अगर वो ठीक से करते तो थोड़े से यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करते। जो पृथ्वी जो है और ये कछुए के जो ये होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ये इनके पीठ पे है ना, इनके पीठ पे हैं, इनके जो पीठ पे हैं, ये इनके जो पीठ पे हैं, आप ध्यान से देखिएगा तो कछुआ में कुछ इस प्रकार की आकृति बने होते हैं इनकी पीठ पे, है ना, कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई रहती है। पृथ्वी इस प्रकार की कछुए के पीठ की आकृति कुछ बने होते हैं। क्या वो हम लोग के जो पूर्वज थे उनका ये ज्ञान नहीं था कि वो ये कहना चाहते हो, ग्रंथों के माध्यम से जो उन्होंने लिखा उसमें ये कहना वो चाह रहे हो कि हमारी जो पृथ्वी ये छोटे छोटे कुछ इस प्रकार की प्लेटों से बनी हुई है, इस प्रकार के कुछ प्लेटों से बनी हुई है। और जैसे कछुआ होते चलते रहते हैं, उनकी प्लेटें भी आपस में हिलती दौड़ती रहती है, कहने का मतलब है गतिमान रहती है। तो शायद हम लोग के पूर्वज का कहना ये होंगे कि वो कहना ये चाहते होंगे या चाह ये रहे होंगे, लिखे भी कुछ इसी तरह होंगे कि हमारे जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना, वो कछुए की जो पीठ है ना, उनमें जो रेगे नुमा कुछ रहते हैं, ठीक ना, कुछ उस प्रकार की है, अर्थात प्लेटों में विभाजित है, कहना वो चाहते होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे मेरे ख्याल से इस मायने में सही है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहना ये चाहते होंगे कि हमारे जो पृथ्वी है इनकी आंतरिक संरचना जो कछुए के बोले पीठ पे है, तो कछुए की पीठ में जो संरचना होती है, छोटे छोटे ऐसे कुछ ऐसा वो कहना चाहते होंगे। और ये जो संरचना है उसे वो प्लेटों से कंपेयर कर रहे होंगे कि हमारे जो पृथ्वी है अनेक प्लेटों में विभाजित है। और ये जैसे चलती रहती है, कछुआ चलते रहते हैं, वो जैसे क्या होते हैं, हाँ गतिमान रहते हैं, तो उसी तरह ये भी गतिमान होंगे। तो कहना वो चाहते होंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से ये होंगे उनके। जो बतलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो पता नहीं कैसे वर्णन किया कि कछुए के पीठ पे ही हमारी पृथ्वी है, तो ये गलत है। और कछुए थोड़े से इधर से उधर करती है तो भूकंप आते हैं, है ना। ये मैं बोलूँ तो लॉजिकल कोई भी थिंग नहीं है कि लॉजिकल ये चीज़ है। लेकिन अगर लॉजिक का उपयोग किया जाए तो हम लोग उसे जोड़ सकते हैं पृथ्वी के क्या चीज़ प्लेटों से जोड़ सकते हैं। तो कछुआ वाले कॉन्सेप्ट जिन बच्चे ने पूछा था अभी कमेंट में, उसका भी क्लियर हो गया। कछुआ वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, हाँ क्लियर हो गए। लिखो यस, लिखो फिर क्लियर हो गए तो क्लियर लिखा करो।
बिना समझ आएंगे। क्लियर हो गया कछुए वाले कॉन्सेप्ट? तो वो एक प्रकार के मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम कछुए वाले को सही करना चाहो ना तो मैं नहीं बतला रहा ऐसे सही कर सकते हो। अरे एक लिखा सर शेषनाग के फन पे। अरे बच्चे शेषनाग को भी वैसे ही जोड़ लो ना, उनके जो क्या होते हैं फन पे। मैं इधर उसका भी चित्र बनाने पड़ेंगे क्या। ये शेषनाग, ये रहा आप, ये शेषनाग और इनके फन है ना। ये लो एक तरह आपने से शेषनाग भी नहीं बना दिया है ना। क्लियर है? अच्छे लग रहे हैं? चलो अच्छे लगने से नहीं, ये तो शेषनाग वाले जो बच्चे पूछ रहे हैं, तो शेषनाग वाले देखो इनके भी देखो कुछ इस प्रकार की नहीं रहते संरचना इनके ऊपर। क्या तुमने देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार की संरचना नहीं होती है, ठीक ना। एक सांप है ना, एक सांप होते हैं तो कुछ इस प्रकार के इनके छिलके होते हैं, इनकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। यस या नो बोलो, जल्दी बोलो। होती है तो कहना वही चाहते होंगे ना कि ये जो छोटी छोटी जो संरचना है ये प्लेटों की तरह है ना। तो शायद इससे समझ नहीं आए होंगे कछुए वाले कॉन्सेप्ट से, तो हम लोग के पूर्वज ने ये सांप वाले कॉन्सेप्ट दे दिया होगा, स्नेक वाले कॉन्सेप्ट दे दिए होंगे, शेषनाग वाले जो बच्चे बोले तो कुछ इस प्रकार के तुम्हें नहीं लगते ये प्लेटों से होंगे। तो कहना वो ये चाहते होंगे कि ये प्लेटें जो हैं ये प्लेटें हैं कुछ इस प्रकार से जो गतिमान है, और बहुत सारे प्लेटें हैं और हमेशा गतिमान होती है, और इसमें जो भी कंपन होती है घर्षण या टकराहट इनसे भूकंप आते हैं, यही कहना वो चाहते होंगे मेरे ख्याल से। वरना ये सब जो अभी की जो ये जितनी भी मैं बतला रहा हूँ ये कछुआ शेषनाग बिल्कुल ही ये लॉजिकल नहीं है, और ये सारे को मिथ माने जाते हैं, ठीक ना। साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं बच्चे। तो आंतरिक संरचना हमारे प्लेटों में ही विभाजित है, तो इसको जोड़ना चाहे प्लेट से तो जोड़ सकते हो। जो बच्चे ने पूछा कि सर शेषनाग और क्या है कछुआ, तो उनका क्लियर हो गए? क्लियर हो गए? यस बोलो फिर। क्लियर हो गए हैं तो यस। चलो चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो समय नहीं बर्बाद करेंगे हम लोग, इनके प्रभाव को देखेंगे, परिणाम का इनका जो नुकसान होता है वो देखेंगे, इनके बचने के उपाय देखेंगे। क्लियर करो। चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सभी का ये है क्लियर है। चलो क्लियर है तो आगे चले, हाँ या ना। क्लियर है, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्या हम लोग देख रहे थे आगे? नुकसान देख रहे थे इनके। टॉपिक से नहीं भटकेंगे, वो बीच बीच में आ जाते हैं है ना। तो कछुआ और शेषनाग जिनका भी था, कछुआ शेषनाग क्लियर हो गया आज? हो गए क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो तो हम लोग नुकसान देखें इनके। मुझे बतलाओ भूकंप आते क्या क्या नुकसान होते हैं? सही है। 5 बिंदु बतला सकते हो? 5 बिंदु बतला सकते हो? क्लियर। हाँ सही है। चलो लगभग में सही बच्चे का सही आ रहे हैं। तो क्या क्या हम लोग दे सकते हैं इसमें? जान माल की क्षति, जान माल की क्षति, ओके। इसी बच्चे ने लिखा है कृषि की क्षति सर, तो हाँ कृषि की क्षति, सड़क की क्षति होंगे, और मुझे बतला और क्या नुकसान होंगे? और क्या? हाँ भूकंप से बाढ़ भी आ सकते हैं, गुड, बाढ़ भी आ सकते हैं, कई बांध टूट जाते हैं फिर बाढ़ आ जाती है, क्लियर है। लोग पलायन करेंगे यहाँ से, विस्थापित होंगे लोग, जो लोग जो हैं इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, विस्थापित होंगे। चलो कई इमारतें फूट जाएंगे, क्लियर है। और क्या होंगे? हाँ स्कूल कॉलेज, क्लियर क्लियर। स्कूल कॉलेज में की पढ़ाई बाधित होंगे, तो मैं ये करूँ अध्ययन और अध्यापक बाधित होंगे, अध्ययन बाधित होंगे, आपकी पढ़ाई आपकी लोग की बाधित होंगे। तो भूकंप से तो कई नुकसान है, आप लोगों ने खुद भी बतलाया। चलो मुझे ये बतलाओ, नुकसान तो है, तो कुछ इसमें से नुकसान है जो कम दिनों में रिपेयरिंग हो सकते हैं, कुछ है जो लंबे समय तक नहीं होंगे, ठीक है ना। इसी में कई बार क्या हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे चीज़ें होते हैं, रोड रूट वगैरह, और ये अध्ययन अध्यापन विस्थापित लोग होंगे, बाढ़ भी आ सकते, सुना बाढ़ आ सकते। तो एक और चीज़ इसमें ऐड कर लो, क्या मैं बतला रहा, सुनामी भी तो आती है ना इसके कारण, ओके। सुनामी भी आते हैं, गुड, सुनामी भी आएंगे।
चलो हो गए। अब तो नुकसान तो हो गए आपके, नुकसान। सुनामी आएंगे तो तटबंध वाले जो क्षेत्र, अभी मैं सुनामी पढ़ाऊंगा ना, इसके बाद सुनामी जब पढ़ाऊंगा, है ना, जब मैं सुनामी पढ़ाऊंगा इसके बाद तो मैं क्लियर कराता हूँ, सुनामी पढ़ाऊंगा तो क्लियर करवाता हूँ। हाँ क्लियर है, क्लियर। हाँ नुकसान और भी नुकसान है बहुत सारे। हाँ इमारतें टूट जाते हैं, हाँ मैंने तो बताया जान माल की क्षति होती है ना। चलो और क्या होते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं तो मैं बोलूँ पर्यावरण की भी क्षति होती है। आप ऐड कर सकते हैं, पर्यावरण की क्षति हो सकती है, ठीक है। एक काम कीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, नुकसान ये सारे होते हैं। आप नोट कर लीजिए, पर्यावरणीय नुकसान भी होते हैं। तो मैं इसमें एक और ऐड कर देना चाहूँ, क्या ऐड कर दूँ, पर्यावरणीय नुकसान। तो पर्यावरणीय नुकसान की जगह पर्यावरणीय क्षति, है ना, पर्यावरणीय क्षति भी होते हैं, क्षति। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके इस साइड ही उपाय हम लोग देखते हैं। उपाय क्या कीजिएगा आप, उपाय उपाय उपाय। चलो उपाय में क्या, पहले तो इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कीजिए कीजिए कीजिए, जितने मैंने लिखा है, ठीक है, सभी को दिख रहे हैं, नोट कीजिए पहले। चलिए हो गए, नोट कर लिए। मैं इधर हो जा रहा हूँ, सभी नोट कर लिए हैं, डन 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 कीजिए फिर। चलिए डन है सभी का। उपाय तो 5 बिंदु, आप 5 पॉइंट दीजिए, उपाय में 5 पॉइंट दीजिए। फिर सभी कमेंट दिख रहे हैं मुझे, बिल्कुल अब क्लास ऐसे ही चलेंगे, बिल्कुल। आपसे पूछे क्या जा रहे हैं, उपाय बताइए, इनसे बचने का उपाय बताइए। चलो भूकंप रोधी मकान बनाए, हाँ भूकंप रोधी मकान। चलो भूकंप के समय खाली मैदान में भागे। चलो आगे और भी देखो, अगर किसी बिल्डिंग में फंस चुके हैं तो वहां से भागना पॉसिबल नहीं है। 2 मंजिल 3 मंजिल के जो बिल्डिंग है, भागना पॉसिबल नहीं है। हाँ उसका एक उपाय हो सकता है, किसी दूसरे एक बच्चे ने लिखा है, हाँ सर किसी कोने में छुप जाएंगे। हाँ कोने में छुपना तो है बच्चे, लेकिन सर पे, अपने सर को बचाए रखना है ना। तो सर पे किसी गदेदार चीज़ों को हम लोग रखें, फिर जाके कोने में छिप जाए। कौन से कोने, जो 2 होते हैं आपके घर के, जो एक कोने होते हैं ना, रूम के कोने होते हैं वहाँ पे। हाँ क्लियर है। चलो हाँ शिक्षा का विकास करें, बिल्कुल शिक्षा का विकास करना जरूरी है, ताकि ये भूकंप से बचने का यहाँ जागरूकता लाए, बिल्कुल जागरूकता लाए, ठीक है ना। चलो और भी कुछ राहत के लिए किया जा सकता है, अनाज बांटे। चलो अनाज बांटे तो हम लोग को कह सकते हैं कि खाद्य जो भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने योग्य पदार्थ होते हैं, उसे हाँ पशुधन की भी क्षति होती है बच्चे। जान माल मैंने तो लिखी है पशुधन की क्षति, किसी बच्चे ने अभी पॉइंट दे रहा है पशुधन की। हाँ पशुधन की क्षति, वही जान माल की क्षति, इसमें पशुधन की क्षति आप लिख सकते हैं। क्या पर्यावरणीय क्षति में पशुधन नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये हो गए, है ना। हाँ पशुधन को भी बचाने के लिए शिविर का उपयोग करें, बिल्कुल शिविर हाँ मेडिकल फैसिलिटी। ओके चलो, तो बहुत सारे उपाय आपने देखे, सभी बच्चे ने कमेंट किया, इतने सारे उपाय कमेंट किए कि अगर राहत और बचाव के लिए हो तो क्या कह सकते हैं, भोज्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ में लिख दे रहा हूँ, खाने योग्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। क्या की जाए बच्चे, स्वास्थ्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जो फंसे हुए भूकंप में, जो फंसे हुए व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर या जो आपके आपदा प्रबंधन की जो टीम होती है उनके द्वारा क्या किया जाए, निकाला जाए। क्लियर है। और क्या थे इसमें, ठीक है ना, इसमें क्या थे, लोगों में जागरूकता, भूकंप रोधी मकान का निर्माण किया जाए, भूकंप रोधी मकान बनाया जाए, भूकंप रोधी मकान का निर्माण किया जाए। गुड। और क्या थे आपके, अब देखो भूकंप हुए तो अचानक किसी भी चीज़ की मरम्मत नहीं होने वाले, उसके लिए समय लगेगा, है ना। भूकंप से पहले आप क्या कर सकते हैं, पहले, ठीक है ना, जागरूकता ला सकते हैं, लोगों में जागरूकता ला सकते हैं, जागरूकता, शिक्षा दे सकते हैं, स्कूली शिक्षा दी जा सकती है भूकंप के विषय में। गुड।
उस समय भी कई चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, है ना। घबराना नहीं चाहिए, खाली मैदान में भागना चाहिए, खाली मैदान में हम लोग जाए, है ना। और क्या चाहिए, हाँ, पानी से दूर रहें। पानी जो होते हैं, पानी कहने का मतलब है बच्चे नदी तालाब के, तो नदी तालाब, नहर, बड़े बड़े बांध, बिजली के खंबे, इन सब से क्या रहें, दूर रहें, इत्यादि हो सकते हैं। बचाव इत्यादि हो सकते हैं, बहुत सारे बचाव के ये किए जा सकते हैं कार्य, उपाय बहुत सारे हो सकते हैं बचाव के कई उपाय हो सकते हैं, ठीक ना, कई उपाय हो सकते हैं। हाँ हाँ, सभी क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो जिसने नोट नहीं किया आप नोट कर सकते हैं, एक एक करके नोट कीजिए, फिर नोट कर लीजिए, इधर उपाय भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब बाकी आप लोग कितने कमेंट, है ना, तो सभी ने, हाँ सभी का सही है, सभी का कुछ कुछ है, ठीक है ना। अच्छा, वो पॉइंट मैंने नहीं लिया, मकान में फंसे होंगे, अब लिख सकते हैं कि मकान में जो फंसे होंगे उन्हें किसी जो होते हैं मकान के जो कोने होते हैं, घर के जो कोने होते हैं, रूम के जो कोने होते हैं, उस कोने में सिर पे गद्देदार वस्तु लेके छुप जाना चाहिए, है ना। चलिए अच्छी बात है, चलिए। सुनामी में आ रहा हूँ ना, अभी सुनामी पे ही, तो सुनामी पे आ रहा हूँ, फिर डिस्कस करता हूँ ना सुनामी के विषय में। ये क्लास यूट्यूब, और देखो यूट्यूब पर ये मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड में चले जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब पे चले जाएंगे। अब देखो कब जाएंगे वो तो मैं आज तो नहीं होंगे, कल मंडे तक चले जाएंगे, मंडे तक हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ये क्लास भी मंडे को चले जाना चाहिए यूट्यूब पर रिकॉर्डेड होंगे, रिकॉर्डेड चले जाएंगे यूट्यूब पे। अभी आप लोग कर लीजिए, रिकॉर्डेड मैं यूट्यूब पे इसे डलवा दूँगा। क्लियर है आप लोग क्या? भूकंप क्लियर हो गए सारे, भूकंप क्या होते हैं, अर्थ क्या होता है, नुकसान क्या, उपाय है, क्लियर है, ठीक ना। हाँ, सुनामी मैंने बतलाया, तो इसके बाद की क्लास में सुनामी होंगे, आज इतना ही है, आगे भी क्लास होती है ना। यहीं तक हम लोग आज यहीं तक कंप्लीट रखते हैं, यहीं तक रखते हैं हम लोग। धन्यवाद, मिलेंगे अगले क्लास में, उसमें हम लोग सुनामी, चक्रवात, उसके बाद क्या हो गया, भूस्खलन रह गया, और लैंडस्लाइडिंग, उसके बाद क्या रह जाएंगे, बादल फटना, हाँ जो भी रह जाएंगे, है ना, जो भी रहे, कई बच्चे का था, हाँ जो भी तरित, हाँ तरित भी रहे, अगले क्लास में हम लोग करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।